आज का जो टॉपिक है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। वो दोनों ही आपको पता है। एक पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल का नाम देते हैं और दूसरा पार्ट उसका डाइजेस्टिव ग्लैंड। पहले हम एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं। इसमें पिजन के केस में आप देखो, इनके केस में एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। हम फोटोग्राफ में अच्छे से देख सकते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बीक से स्टार्ट हो रही है और अप टू एनल रीजन, क्लोइकल रीजन तक जा रही है। इट मीन्स इट इज अ कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट गट भी आप बोल सकते हो इसको, जिसको हमेशा हम थ्री सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ये तीनों बातें आपको पहले ही पता है। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जो फोरगट और हाइंडगट होते हैं वो हमेशा एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं और मिडगट हमेशा एंडोडर्मल इन ओरिजिन होता है। फोरगट एंड हाइंडगट एक्टोडर्मल एंड मिडगट एंडोडर्मल। गट की बात करें इसके एलिमेंट्री कैनाल, तो आप देख सकते हो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। ये लॉन्ग ट्यूब है, माउथ से शुरू हो रही है, क्लोइकल रीजन तक जा रही है। डायमीटर फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है। कहीं पे देखो इसका डायमीटर ज़्यादा है ब्रॉड पाउच की फॉर्म में, कहीं पे नैरो, कहीं पे क्वाइल्ड, कहीं स्ट्रेट। तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर, माउथ से शुरू होकर एनल रीजन तक जा रही है। तीन सब पार्ट में डिवाइड किया: फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। पहले फोरगट की बात करते हैं। फोरगट में हमें पता है क्या क्या रीजन, क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला तो माउथ प्रेजेंट होगा। माउथ वाइड है, इट इज कवर्ड बाय बीक। एक्चुअली में क्या है, इसकी जो जॉ है, अपर जॉ एंड लोअर जॉ, वो फॉरवर्ड एक्सटेंड कर गई हैं और उन्हीं जॉ की फॉरवर्ड एक्सटेंशन से इसके अंदर बीक फॉर्मेशन हो गई है। बीक के अंदर कोई टिथ नहीं है, दैट्स वाई इनको ईडेंटस बीक भी बोल सकते हैं। माउथ या बिग्स का काम क्या होगा, इंजेशन में हेल्प करते हैं, ये फूड को इनटेक करने में हेल्प करते हैं। और याद करो, हमने मॉर्फोलॉजी में स्टडी किया था कि बीक इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव शीट विच इज नोन एज रेम्पोथिका। बहुत बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। रेम्पोथिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। माउथ ओपन करेगा एक स्पेसियस चैम्बर के अंदर, जिसको हम क्या नाम देंगे, बक्कल कैविटी, बक्कल बक्कोफेरेंजियल कैविटी। और बक्कोफेरेंजियल कैविटी को फर्दर हम दो सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंटीरियर नैरो पार्ट बक्कल कैविटी और पोस्टीरियर वाइडर पार्ट फेरिंक्स। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, ये बीक को स्ट्रेच करके शो किया गया है। इसमें ये अपर बीक है, ये लोअर बीक है। यहाँ पे जो एंटीरियर नैरो पार्ट है इसको तो बक्कल कैविटी का नाम देंगे, और जो पोस्टीरियर वाइडर पार्ट है इसको फेरिंक्स का नाम देंगे। पहले हम बक्कल कैविटी में देखते हैं। बक्कल कैविटी में एक तो देखो टंग प्रेजेंट है। टंग देखो एंटीरियरली पॉइंटेड, पोस्टीरियरली बाइलोब। जो डार्क सा पार्ट दिखा रखा है बीच में, दिस इज द टंग। एंटीरियरली देखो बिल्कुल नैरो, बिल्कुल पॉइंटेड है, और पोस्टीरियरली देखो ये बाइलोब टंग है। पोस्टीरियरली अटैच्ड है, एंटीरियरली फ्री है। इनकी टंग प्रोट्रूसिबल नहीं है, मतलब माउथ से बाहर नहीं आ सकती। हमारी टंग क्या है, देखो हमारी टंग प्रोट्रूसिबल है, बाहर आ सकती है, बट इनकी नहीं आ सकती। क्या काम करेगी टंग? मैन्युपुलेशन ऑफ फूड, फूड को पिक करना, स्वेलोविंग, स्लाइवा के साथ मिक्स करना, उसमें टंग का रोल होता है। पैलेट, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी को हमेशा की तरह पैलेट बोलते हैं, जिसमें पैलेटल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। और क्या होगा यहाँ पे, देखो ओपनिंग ऑफ इंटरनल नैरिस। यहाँ पे आप अपर बीक के या रूफ ऑफ बक्कल कैविटी पे देख सकते हो। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, देयर इज ओपनिंग ऑफ इंटरनल नैरिस, जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगे। पोस्टीरियर पार्ट को मैंने आपको बताया था, इस वाइडर पार्ट को फेरिंक्स का नाम देंगे। फेरिंक्स में क्या क्या है, देयर इज ओपनिंग ऑफ एस्टेचियन ट्यूब। और हमें पता है एस्टेचियन ट्यूब मिडल ईयर से और फेरिंक्स को आपस में कनेक्शन का काम करती है। मिडल ईयर से एक ट्यूब अराइज होगी जो फेरिंक्स तक जाएगी, दोनों के बीच कनेक्शन मेंटेन करेगी, इसको एस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। और इसी एस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग फेरिंक्स के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है। देन यहाँ पर ग्लोटिस प्रेजेंट होगा। हमें पता है किसको बोलते हैं ग्लोटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, एयर पाइप, उसको ग्लोटिस बोलेंगे। और फाइनली यहाँ पे गलट भी होगा, दैट इज ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस। यहाँ पे देखो, ये जो टंग है, टंग हमने बाइलोब बोला था, देखो पोस्टीरियरली बाइलोब, और इन्हीं दो लोब्स के बीच में ग्लोटिस है,
और इस ग्लोटिस के जस्ट बिहाइंड ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस विच इज नोन एज गलट। गलट आगे लीड करेगा ओइसोफेगस में। आप ओइसोफेगस को देख सकते हो इस फोटोग्राफ में। ये माउथ से शुरू होके या फेरिंग्स से शुरू होके अप टू स्टमक तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का, दिस इज ओइसोफेगस। इट मीन्स ये लॉन्ग है। इनके अंदर लॉन्ग क्यों है ओइसोफेगस? क्योंकि इनके अंदर नेक, लॉन्ग नेक प्रेजेंट होती है, फ्लेक्सिबल नेक होती है, दैट्स व्हाई इनकी ओइसोफेगस भी लॉन्ग होती है। और ये ओइसोफेगस फाइनली किस में ओपन करेगी? स्टमक के अंदर ओपन करेगी। इस ओइसोफेगस का लोअर पार्ट देखो आप, लोअर पार्ट डायलेट कर गया है, डायलेट करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसको नाम देते हैं हम क्रॉप। जहाँ भी किसी स्टूडेंट को कुछ समझ ना आए, कुछ पूछना हो, इमीडिएटली बता देना। तो ओइसोफेगस का लोअर पार्ट डायलेट करके एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया क्रॉप। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस क्रॉप के अंदर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जिनको क्रॉप ग्लैंड का नाम देते हैं। ब्रीडिंग सीजन में ये क्रॉप ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, न्यूट्रिटिव सिक्रीशन रिलीज करेंगी, और वो न्यूट्रिटिव सिक्रीशन मेल फीमेल दोनों में यंग वन को फीड करने में यूज की जाएगी। मतलब दोनों ही इंडिविजुअल मेल और फीमेल यंग वन को मिल्क फीड करवाते हैं, दोनों ही इंडिविजुअल पेरेंटल केयर शो करते हैं। क्रॉप ग्लैंड में जो मिल्क बनेगा इसको पिजन मिल्क का नाम देते हैं। इट इज़ मोर न्यूट्रिटिव देन मैमेलियन मिल्क। इसमें प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, विटामिन सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ हाईली न्यूट्रिटिव सिक्रीशन। देखो बनेगा वो क्रॉप के अंदर मिल्क, और बर्ड इसको क्या करेंगे? वॉमिट करेंगे, इसको वापस इजेक्ट किया जाएगा माउथ के थ्रू। और जो माउथ के थ्रू वापस इजेक्ट होगा वो अपने जो इनका यंग वन होगा, जो इनका चिक होगा, उसको फीड करवाया जाएगा। देन ओसोफेगस के बाद देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा स्टमक। स्टमक आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही ये क्रॉप खत्म हुआ, क्रॉप के बाद ये जो पार्ट है दिस वन, इट इज स्टमक। स्टमक को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका जो एंटीरियर ट्यूबुलर पार्ट है दिस वन, एंटीरियर ट्यूबुलर पार्ट, इसको नाम देते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। और जो पोस्टीरियर पाउच लाइक पार्ट है इसको नाम देते हैं गिजर्ड। एंटीरियर प्रोवेंट्रिकुलस एंड पोस्टीरियर गिजर्ड। एक सेकंड होल्ड रखना बच्चों। हाँ जी, हम स्टमक के बारे में देख रहे थे, जिसमें हमने स्टमक में दो पार्ट डिस्कस किए, प्रोवेंट्रिकुलस एंड गिजर्ड। जो नैरो है, ट्यूबुलर है, वो प्रोवेंट्रिकुलस है, और जो पोस्टीरियर डायलेटेड है उसको हम गिजर्ड का नाम देते हैं। प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंडुलर पार्ट है। इसका मतलब यहाँ पर स्पेशल टाइप की ग्लैंड्स होंगी जिनको हम स्टमक ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, या जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वो प्रेजेंट होंगी। वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेंगी जो फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। ये प्रोवेंट्रिकुलस पार्ट ओपन करेगा गिजर्ड में एक अपर्चर के थ्रू, जिसको हम नाम देंगे कार्डिक अपर्चर। दोनों में आप देख सकते हो कौन सा पार्ट डायलेटेड है, कौन सा पार्ट ट्यूबुलर है, नैरो है। प्रोवेंट्रिकुलस ट्यूबुलर नैरो, और गिजर्ड पार्ट क्या है? डायलेटेड है, जो एक पाउच की फॉर्म में। प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंडुलर पार्ट है और गिजर्ड मस्कुलर पार्ट है। प्रोवेंट्रिकुलस ग्लैंडुलर एंड गिजर्ड मस्कुलर, मतलब गिजर्ड्स की वॉल थिक होंगी, हाईली मस्कुलर होंगी। ये मस्कुलर वॉल फूड की मैस्टिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। याद करो हमने आपको बताया था इसकी बीक में टीथ नहीं है, तो फूड की मैस्टिकेशन नहीं होगी, फूड को बीक की हेल्प से पिक किया जाएगा, ओसोफेगस से फूड मूव करता हुआ क्रोप में स्टोर हो जाएगा, और क्रोप से आगे फूड को पास किया जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के गिजर्ड रीजन में जहाँ पे मस्कुलर वॉल्स है वो फूड की मैस्टिकेशन करेंगी। बर्ड्स जब ग्रेन पिक करते हैं तो उसके साथ साथ छोटे छोटे स्टोन्स भी पिक कर लेते हैं, छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे स्टोन्स। वो स्टोन्स भी गिजर्ड के अंदर पहुंच जाएंगे, स्टमक के अंदर। और जैसे ही गिजर्ड की वॉल्स कॉन्ट्रैक्शन करेगी, उन स्टोन्स के साथ ग्रेन्स का फ्रिक्शन होगा, उनकी ग्राइंडिंग होगी, फूड की मैस्टिकेशन की जाएगी, और उनको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक किया जाएगा। ये जो स्टोन्स होंगे, छोटे छोटे पत्थर, वो बर्ड्स को नुकसान नहीं करेंगे, वो एज इट इज फिकल मैटर के साथ बॉडी से बाहर चले जाएंगे। जब ये नए ग्रेन्स पिक करेगा तो नए स्टोन्स भी पिक करेगा, पहले वाले स्टोन्स पास होते जाएंगे और नए स्टोन्स स्टमक में मूव करते जाएंगे, फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। लेटर ऑन जो पार्ट है उसको हम मिडगट का नाम देते हैं।
स्टमक के बाद जो पार्ट है मिडगट, जिसमें मेनली इंटेस्टाइन काउंट होगी। अगर हम इंटेस्टाइन में देखें यहाँ पे फर्दर दो पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ड्यूडिनम और इलियम। ये जो यू शेप पार्ट है दिस यू शेप पार्ट इज नोन एज ड्यूडिनम, और जो लास्ट में ये क्वाइल्ड पार्ट है दिस क्वाइल्ड पार्ट इज नोन एज इलियम। ये दोनों ही ड्यूडेनम और इलियम मिडगट में काउंट होते हैं, जिसको मिजेंट्रॉन का नाम भी देते हैं। ये एंडोडर्म से अराइज होते हैं, इनका ओरिजिन एंडोडर्मल है। ड्यूडेनम यू शेप और इलियम क्वाइल्ड। ड्यूडेनम में देखो, ड्यूडेनम के अंदर ड्यूडेनम लीवर से दो डक्ट रिसीव कर रहा है, जिनको हम बाइल डक्ट का नाम देंगे। देखो, एक लेफ्ट लीवर के लोब से डक्ट एंटीरियर एंड ऑफ ड्यूडेनम पे, एक राइट लोब से डक्ट एक डिसेंडिंग लिम्ब पे ओपन कर रही है और एक असेंडिंग लिम्ब में ओपन कर रही है। इट मीन्स टू सेपरेट बाइल डक्ट, दे अराइज फ्रॉम टू लोब ऑफ लीवर एंड ओपन सेपरेटली इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम। और इसी तरह देखो, इन दोनों लोब्स के बीच में यू शेप स्ट्रक्चर के बीच में पैनक्रियाज भी प्रेजेंट है। और पैनक्रियाज से ध्यान से देखो आप, थ्री पैनक्रियाटिक डक्ट दे ओपन इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम। इसको डाउनवर्ड जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम का नाम देंगे, ये अपवर्ड जा रहा है तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम का नाम देंगे। बाइल डक्ट एक डिसेंडिंग लिम्ब में ओपन कर रही थी, एक असेंडिंग लिम्ब में, बट जो पैनक्रियाटिक डक्ट हैं वो तीनों ही असेंडिंग लिम्ब में ओपन करेंगी। तो उनकी बाइल की जो लीवर की जो स्क्रीशन है बाइल, वो भी फूड के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा यहाँ पे। और पैनक्रियाज की जो स्क्रीशन होगी पैनक्रियाटिक जूस, वो भी यहाँ पे डाइजेशन में रोल प्ले करेगी। इलियम मैंने आपको बता दिया क्वाइल्ड पार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे जो फूड के डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे ताकि फूड की बेटर एब्जॉर्प्शन की जा सके। लास्ट में हाइंड गट में अगर हम देखें तो ये रेक्टम रीजन मेनली काउंट होता है, दिस रेक्टम रीजन ये हाइंड गट में काउंट होगा। और यहाँ पे देखो, इधर मिडगट इधर हाइंड गट, दोनों के जंक्शन पे रेक्टल सिक्के प्रेजेंट है, कुछ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम रेक्टल सिक्कम का नाम देंगे, वो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। और ये रेक्टल सिक्कम अगर हम देखें तो वाटर की एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो पाउच से दिख रहे हैं ना, तो जिनको रेक्टल सिक्के का नाम दिया है, ये वाटर की एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बर्ड्स के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन पे बहुत फोकस किया गया है, बर्ड्स के पास वाटर की कमी है, वाटर बॉडी से लॉस ना हो उसके लिए किडनी को भी कुछ मॉडिफाई किया गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मॉडिफाई किया गया वाटर की रीअब्जॉर्प्शन के लिए। देन रेक्टल रीजन, और रेक्टल फाइनली ओपन करेगा क्लोइकल रीजन के अंदर थ्रू अपर्चर विच इज नोन एज एनस। तो इस टाइप से इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्लोइकल रीजन को देखो, ये जो लास्ट में ब्रॉड पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दिस वन, दिस इज क्लोइकल रीजन। ये सिंगल आउटलेट के लिए ओपनिंग है, बॉडी से कुछ भी बाहर जाएगा तो इसी क्लोइकल रीजन से जाएगा, चाहे वो अनडाइजेस्टेड फूड है, फिकल मैटर है, वो भी यहीं से बाहर जाएगा। यूरिनरी वेस्ट है यूरिक एसिड की फॉर्म में, वो भी यहीं से बाहर जाएगा। गैमीट्स हैं, गोनैड्स हैं, सॉरी गैमीट्स हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, एग, वो भी इसी क्लोइकल रीजन से बाहर जाएंगे। इट मीन्स देयर इज सिंगल अपर्चर विच इज नोन एज क्लोइकल अपर्चर दैट इज कॉमन ओपनिंग फॉर ऑल द आउटलेट, सब कुछ यहीं से बाहर जाएगा। इस क्लोइका को फर्दर हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इस क्लोइका को जो एंटीरियर पार्ट है, जहाँ पे मैंने 1 नंबर लिख रखा है फर्स्ट, इसको कोप्रोडियम का नाम देते हैं। जो इसका मिडल पार्ट है, जहाँ पे मैंने 2 नंबर लिख रखा है, दिस इज यूरोडियम। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, इसको प्रोक्टोडियम का नाम देते हैं। क्लोइकल को कितने रीजन में डिवाइड कर दिया हमने? 3 रीजन में, कोप्रोडियम, यूरोडियम एंड प्रोक्टोडियम। ये प्रोक्टोडियम एक अपर्चर से बाहर ओपन करेगा जिसको नाम देंगे क्लोइकल अपर्चर, जहाँ पे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो इसको लुब्रिकेट करती हैं। इसी यूरोडियम के डोर्सल साइड पे देखो, यूरोडियम रीजन की डोर्सल साइड पे एक इम्यून ऑर्गन है इनका, जिसको बर्सा फैब्रिकस का नाम देते हैं। यहाँ पे WBC डेवलप होते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, ल्यूकोसाइट्स डेवलप होते हैं। ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत से बर्ड्स में तो ये थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है बर्सा फैब्रिकस, और बहुत से बर्ड्स में ये अडल्ट में डीजनरेट हो जाएगा, यंग स्टेज में प्रेजेंट होगा बट अडल्ट के अंदर डीजनरेट हो जाएगा।
तो आपको याद रखना है ये इनका इम्यून ऑर्गन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, राइट और नोट ऑन वर्सा फैब्रिकस, इसकी पोजीशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये इनका एक इम्यून ऑर्गन है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करें तो इनके अंदर 3 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड है। हाँ जी बोलो बच्चे, बोलो बच्चे, क्या कर रहे हो? हाँ, क्लोएक्टिव डोर्सल साइड पे सभी बर्ड्स में, बट कुछ एक में ये डिजनरेट हो जाएगा, कुछ एक में ये थ्रू आउट लाइफ रहेगा। सिर्फ ये अकेला ही इम्यून ऑर्गन नहीं है, अदर भी इम्यून ऑर्गन है, बट ये एक एडिशनल इम्यूनिटी के लिए स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो इनके पास 5 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले बक्कल ग्लैंड, जिनका काम आपको पता है म्यूकस रिलीज करना, सलाइवा रिलीज करना। इनके सलाइवा में सैलरी या माइलेज एंजाइम नहीं होगा, सिर्फ म्यूकस प्रेजेंट होगा जो फूड को लुब्रिकेट करेगा बट डाइजेस्ट नहीं करेगा। सैलरी माइलेज क्यों नहीं है? क्योंकि माउथ में फूड की मैस्टिकेशन नहीं है। जब तक फूड मैस्टिकेशन नहीं होगा, स्मॉल पार्टिकल के अंदर डिवाइड नहीं होगा, तब तक वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता। दैट्स वाई यहाँ पे आप बोलोगे म्यूकस प्रेजेंट है जो सैलरी ग्लैंड रिलीज करेंगी, बट उसमें सैलरी माइलेज नहीं है। सेकेंड टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद करो मैंने आपको बताया था, ये जो स्टमक का इंटीरियर पार्ट था जिसको प्रोवेंट्रिकुलस नाम दिया था, इसको ग्लैंडुलर बताया था हमने। तो इस ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ स्टमक में, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस का नाम देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं। उनकी स्क्रीशन को गैस्ट्रिक जूस का नाम देंगे। उसके अंदर बहुत से प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड ग्लैंड लीवर, आप फोटोग्राफ में देख सकते हो बाइलोब लीवर है, एक लेफ्ट लोब और एक राइट लोब, और इनके अंदर गॉल ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर एब्सेंट है। दैट्स वाई बाइल जैसे बनेगा साथ के साथ आगे ड्यूडेनम में पास कर दिया जाएगा। लेफ्ट लोब से अलग डक्ट जा रही है ड्यूडेनम में, राइट लोब से अलग डक्ट जा रही है, दो बाइल डक्ट, एक डिसेंडिंग लिम्ब की एंटीरियर साइड पे ओपन कर रही है और एक असेंडिंग लिम्ब के पोस्टीरियर साइड पे ओपन कर रही है। ठीक है, गॉल ब्लैडर यहाँ पे नहीं है। आप बर्ड्स के केस में देखोगे, आगे हम पढ़ेंगे, बर्ड्स के केस में बहुत से ऑर्गन मिसिंग है। 10 to 20 ऑर्गन्स ऐसे हैं बर्ड्स के अंदर जो मिसिंग है। उसका फ़ायदा क्या होगा बर्ड्स को? उनका बॉडी वेट डिक्रीज हो जाएगा। अगर बॉडी वेट डिक्रीज हो गया तो उनको फ्लाइट करने में क्या होगी? आसानी होगी। जैसे इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, गॉल ब्लैडर नहीं है, बीक के अंदर टीथ नहीं है, बोन्स अंदर से होलो हैं, जिनको हम न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। और अगर हम इनके अंदर देखें तो लेफ्ट जो ओवरी है वो भी नहीं है, वो राइट ओवरी डिजनरेट हो गई है, राइट ओविडक्ट भी नहीं है इनके अंदर। तो बहुत से ऑर्गन मिसिंग है बॉडी वेट को डिक्रीज करने के लिए, ताकि इनको फ्लाइट में हेल्प मिले। इसी तरह से यहाँ पे गॉल ब्लैडर भी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें इनके अंदर तो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज फोटोग्राफ में मैंने आपको बताया था, ये जो यू शेप ड्यूडेनम है, इस यू शेप ड्यूडेनम के अंदर ये जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाटिक जूस बनाएगी, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है हमेशा की तरह। कुछ स्क्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाती है, कुछ स्क्रीशन डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है। तीन यहाँ से पैनक्रियाटिक डक्ट देखो असेंडिंग लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम में ओपन कर रही है। 3 पैनक्रियाटिक डक्ट दे ओपन इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ ड्यूडेनम। देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड लास्ट में। इंटेस्टाइन के अंदर भी बहुत सी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेशन में रोल प्ले करती हैं, जिनको हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का नाम देंगे। तो ये टोटल 5 टाइप्स की ग्लैंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट सिक्रीशन रिलीज करेंगी, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगी, ताकि फूड को डाइजेस्ट किया जा सके। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में क्या फीड करते हैं? ये ग्रेनिवोर्स हैं, मेनली ग्रेन्स पे फीड करेंगे। इसके साथ साथ ये बहुत से स्मॉल इंसेक्ट पे, स्लग्स पे, मोलस्का, स्नेल्स, उन पे भी फीड कर जाते हैं। बीक की हेल्प से फूड का इंजेशन होगा, क्रोप के अंदर पार्शियली स्टोर किया जाएगा, स्टमक के अंदर फूड की मेस्टिकेशन की जाएगी। मैंने आपको बताया था स्टमक का जो गिजर्ड पार्ट था, मस्कुलर था, वहाँ फूड की मेस्टिकेशन की जाएगी। स्क्रीशन उसमें बक्कल स्क्रीशन में कोई एंजाइम नहीं था। गैस्ट्रिक स्क्रीशन में याद याद करो मैंने आपको बताया था प्रोटीनेशियस एंजाइम होते हैं। बाइल में एंजाइम वैसे नहीं होता, और पैनक्रियाज में वैरायटी ऑफ एंजाइम्स होते हैं। देन फूड पास होगा स्टमक से आगे ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम से इलियम में,
इलियम में मेन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होगा फूड का, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्लोइकल रीजन से बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। और मैंने एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को, याद करो, ये मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे स्पेशल टाइप के प्रोसेस प्रेजेंट थे, पाउच लाइक स्ट्रक्चर थे, रेक्टल सिक्के, याद करो। ये वाटर एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी किडनी भी कुछ इस तरह से मॉडिफाइड है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन हो और रीअब्जॉर्प्शन हो किडनी में, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी कुछ इस तरह से डिजाइंड है कि वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके, मिनिमम लॉस हो सके। यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो किसी भी स्टूडेंट को? ये डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट हो गया है। अब हम इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करते हैं। कुछ पूछना हो किसी को? नहीं। तो इनके अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छे से वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। बर्ड्स को ऑक्सीजन की हाई डिमांड होती है। क्यों? फ्लाइट के लिए बहुत एनर्जी यूज होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। दैट्स वाई रेस्पिरेटरी सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। बर्ड्स में एक और बात बताऊं, यहाँ पे डबल रेस्पिरेशन होगी। हमारे अंदर सिंगल रेस्पिरेशन होती है। सिंगल रेस्पिरेशन मतलब जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, सांस अंदर ले जाएंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। एक्सपीरेशन में हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, CO2 बाहर आती है। बर्ड्स के अंदर रिवर्स है। बर्ड्स में इंस्पिरेशन के टाइम भी उनको ऑक्सीजन मिलेगी और एक्सपीरेशन के टाइम भी उनको ऑक्सीजन मिलेगी, जिसको बोलते हैं हम डबल रेस्पिरेशन। ये स्पेशली डिजाइंड इनके लंग्स उसकी वजह से ऐसा है, जिसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिर से दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक रेस्पिरेटरी ट्रैक और एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ट्रैक हमेशा की तरह सेम, सबको पता है। सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल सैक, नेजल सैक से इंटरनल नोस्ट्रिल, देन ओपनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्यूब, जिसको क्या नाम देते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस वहीं पे क्या प्रेजेंट होगा? लैरिंग्स। एंटीरियर एंड ऑफ ग्लोटिस पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, और लैरिंग्स आगे ओपन करेगा साइरिंग्स में। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एयर पाइप है जिसको ट्रैकिया का नाम देते हैं। इस ट्रैकिया का एंटीरियर एंड देखो थोड़ा सा स्वोलन है। दिस एंटीरियर एंड इज नोन एज लैरिंग्स, और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं ग्लोटिस। ओपनिंग इज ग्लोटिस। इनका लैरिंग्स फंक्शनल नहीं है, इनका लैरिंग्स साउंड प्रोड्यूस नहीं करता। हमारे केस में आपको याद होगा, हमारा जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो लैरिंग्स है। इनका लैरिंग्स फंक्शनल नहीं है। इनके केस में ट्रैकिया का जो पोस्टीरियर पार्ट है, दिस वन, इसको नाम देते हैं साइरिंग्स। इनके अंदर साइरिंग्स फंक्शनल है, वो इसमें रोल प्ले करता है साउंड प्रोडक्शन में। तो ये आपको बताना होगा, याद रखना होगा। बहुत बार कंपटीशन में या कहीं भी पूछ लें, बर्ड्स के केस में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है, तो आप बोलोगे सायरिंग्स। अदर इंडिविजुअल में, ह्यूमंस में अगर कोई पूछे साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है, तो आप बोलोगे लैरिंग्स। ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया पे आप देखो, आपको रिंग दिख रही है, लाइन सी दिख रही है ट्रांसवर्स। ये ट्रैकियल रिंग्स है जो कार्टिलेज से बनी हुई है, ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना करे। सायरिंग्स की बात करें, ये सायरिंग्स की स्ट्रक्चर है। बहुत बार अकेले इसी पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सायरिंग्स पे नोट लिखो। सायरिंग्स में देखो डबल मेम्ब्रेन है, एक बाहर वाली एक्सटर्नल मेम्ब्रेन जिसको एक्सटर्नल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन बोलते हैं, एक अंदर वाली जिसको इंटरनल टिम्पैनिफॉर्म मेम्ब्रेन बोलेंगे। बाहर वाली मेम्ब्रेन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन इंटरनल मेम्ब्रेन। इंटरनल मेम्ब्रेन से देखो अपवर्ड फोल्ड राइज हो रहा है, फोल्ड, इस फोल्ड को नाम देंगे मेम्ब्रेना सेमिलुनैरिस। दिस फोल्ड इज नोन एज मेम्ब्रेना सेमिलुनैरिस, which is supported by cartilaginous ring which is known as पैस्यूल। एक नंबर में पूछते हैं पैस्यूल क्या है? ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेना सेमिलुनैरिस को सपोर्ट करती है। और ये मेम्ब्रेना सेमिलुनैरिस किससे बना हुआ है? मैंने बताया कि इस इंटरनल मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन इंटरनल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन से फोल्ड बन गया मेम्ब्रेना सेमिलुनैरिस, जिसको सपोर्ट करने के लिए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर, जिसको पैस्यूल का नाम देते हैं। तो ये साउंड प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करेगा? देखो, यहाँ से जब एयर बाहर की तरफ जाएगी एक्सपिरेशन के टाइम, तो वो एयर इसी मेम्ब्रेन से स्ट्राइक करेगी, और इसी स्ट्राइक से इसमें वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इनके केस में आपको याद रखना होगा, इनका जो सायरिंग्स है
वो साउंड प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता। देन क्या होगा, सायरिंग्स से आगे टू ट्यूब्स अराइज होंगी जिनको हम ब्रोंकी का नाम देंगे, ब्रोंकी। देखो ये ब्रोंकी फिर से कार्टिलेजिनस और बोनी रिंग से लाइंड है। यहाँ पे देखो फिर से ट्रांसवर्स लाइन्स ही दिख रही हैं आपको छोटी छोटी, ये लाइन्स फिर से रिंग्स हैं। इनमें से कुछ एक कार्टिलेजिनस हैं और कुछ बोनी हैं जो ब्रोंकस को कोलैप्स नहीं करने देंगी, ताकि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम इसका डायमीटर मेंटेन रहे, यहाँ पे कोलैप्सिंग ना हो। देन ये ब्रोंकी फाइनली ओपन करेंगे लंग्स के अंदर। ये दोनों भी ब्रोंकी कहाँ ओपन करेंगे, लंग्स के अंदर। अब हम ये रेस्पिरेटरी ट्रैक था जो अभी तक हमने स्टडी किया, इनका पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल सैक, इंटरनल नोस्ट्रिल, देन ग्लोटिस, लायरिंग्स, ट्रैकिया, सायरिंग्स एंड ब्रोंकी। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक वो रास्ता जिसके थ्रू एयर लंग्स तक पहुंच रही है। अब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं। मैंने आपको अभी बताया रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनके पास पेयर्ड लंग्स हैं। ये जो अंदर की तरफ पाउच है ना, दीजर, ये पेयर्ड लंग्स हैं जो थोरेसिक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे स्पेशल टाइप के मसल्स भी हैं जो लंग्स की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं। उनको जिनको हम कोस्टोपल्मोनरी मसल्स का नाम देते हैं। फैन शेप्ड मसल्स होते हैं कोस्टोपल्मोनरी मसल्स, वो रिब्स की मूवमेंट में रोल प्ले करते हैं, ताकि लंग्स के अंदर का जो डायमीटर है वो इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सके, अंदर का जो कैविटी है, ताकि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प मिल सके। तो मसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट। जो ब्रोंकी एंटर कर रहे हैं लंग्स के अंदर, वो अपने साथ एयर लेके आएंगे और अंदर एक ब्रोंकियल नेटवर्क बनाएंगे। इस फोटोग्राफ में देखो, ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के दो ब्रोंकी में डिवाइड कर गया, एक लेफ्ट लंग्स में जाएगी, एक राइट लंग्स के अंदर जाएगी, जिसको ब्रोंकी का नाम देंगे। ये ब्रोंकी, देखो ट्रैकिया में तो रिंग्स प्रेजेंट थी, इसमें ब्रोंकी में भी रिंग प्रेजेंट थी जो कोलैप्स से बचा रही थी। बट जैसे ये लंग्स के अंदर एंटर करेंगे, यहाँ से रिंग्स मिस हो जाएंगी, मिसिंग हो जाएंगी। अब इनको नाम देंगे हम पैराब्रोंकिस का। वो पैराब्रोंकिस आगे प्राइमरी ब्रोंकी को अराइज करेंगी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से आगे कैपिलरीज। तो लंग्स के अंदर एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाएगा, छोटी छोटी ट्यूब्स का, छोटे छोटे चैनल्स का, एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन जाएगा। लंग्स के अंदर ऐसा कोई भी स्पेस नहीं होगा जहाँ पे ये एयर कैपिलरी या ब्रोंकस ना प्रेजेंट हो। इसका मतलब लंग्स का एवरी पार्ट, एवरी चैम्बर, एवरी स्पेस रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेगा। कोई लंग्स का ऐसा पार्ट नहीं है जो रेस्पिरेशन में रोल प्ले ना करे। इट मीन्स यहाँ पे जीरो डेड वॉल्यूम है, यहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रेस्पिरेशन ना हो। तो नो डेड स्पेस हम बोल सकते हैं, इनके लंग्स के अंदर डेड स्पेस नहीं होता। टोटली ब्रोंकी का एक नेटवर्क होता है, एक जाल सा बिछा होता है एयर कैपिलरी का, छोटी छोटी ट्यूब्स का, जो गैस एक्सचेंज में रोल प्ले करती हैं। ये जो एयर कैपिलरी है यहाँ पे दिख रही है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, इनकी वॉल हाईली वेस्कुलर है, हाईली, आप कह सकते हो गैसेज के लिए परमिएबल है। यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगी और ब्लड से CO2 डिफ्यूज होकर इन्हीं एयर कैपिलरी में आएगी। तो इस तरह से इनके लंग्स के अंदर एक नेटवर्क की फॉर्म में एयर कैपिलरी बिछी हुई है। जो ब्रोंकीज है, आप देखो ब्रोंकी की एक ब्रांच डायरेक्टली इन स्पेशल चैम्बर के अंदर जा रही है जिनको नाम दे रहे हैं एयर सैक। यहाँ पे देखो ब्रोंकी डायरेक्ट जा रही है एक स्पेशल चैम्बर के अंदर जिसको नाम देंगे एयर सैक। जो बर्ड्स का मेन कैरेक्टर है, इनके अंदर स्पेशल टाइप के चैम्बर दिख रहे हैं। देखो ये साइड में छोटे छोटे पाउच बने हुए, इनको एयर सैक बोलते हैं। ठीक है, ये टोटल अगर हम एयर सैक की बात करें तो इनके अंदर 9 एयर सैक होते हैं। 9 में से 4 पेयर्ड है, 4 पेयर्ड मतलब 4 इंटू 2 8, और एक अनपेयर्ड है। नेमिंग इनकी देखें तो जो अनपेयर्ड है उसको इंटरक्लेविकुलर एयर सैक बोलते हैं। वो ये है, यहाँ पे फोटोग्राफ में देख सकते हो, दिस वन। ये जो सेंटर में ट्राइंगुलर सा चैम्बर है ना, दिस वन, दिस इज इंटरक्लेविकुलर एयर सैक जो सिंगल है। इससे फिर से देखो एक्सटेंशन अराइज हो रही है। एक एक्सटेंशन को क्लेविकुलर एयर सैक बोलेंगे, ये जो स्मॉलर है, और दूसरी को एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक का नाम देंगे। ये एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक देखो बोन्स के अंदर जा रहा है। मैंने आपको बताया था बर्ड्स की बोन देखो अंदर से होलो है,
ये एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक बोन के अंदर जाएगा, बोन में एयर सप्लाई करेगा, लाइट वेट बनाएगा, न्यूमेटिक बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो कुछ एयर तो डायरेक्ट इन्हीं एयर चैम्बर्स के अंदर, एयर सैक्स के अंदर पहुंच जाती है। फर्स्ट टाइप ऑफ एयर सैक इंटरक्लेविकुलर, सेकंड सर्वाइकल एयर सैक। ये देखो यहाँ पे जो नेक रीजन में प्रेजेंट है, ये जो थोड़े डार्क कलर के दिख रहे हैं साइड में, इनको सर्वाइकल एयर सैक बोलते हैं। सर्वाइकल वर्ड नेक वर्टिब्रे के लिए आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एयर सैक हैं दे आर सर्वाइकल, ये पेयर्ड फॉर्म में है। ये इंटरक्लेविकुलर सिंगल था, बट सर्वाइकल कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ एयर सैक ये वाले एंटीरियर थोरेसिक रीजन में है, तो इनको एंटीरियर थोरेसिक रीजन बोलेंगे, थोरेसिक एयर सैक बोलेंगे, ये भी पेयर्ड है। फोर्थ देखो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, ये पोस्टीरियर थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक। और फिफ्थ देखो एब्डोमिनल एयर सैक, जो एब्डोमिनल रीजन में एक्सटेंड कर जाते हैं। तो टोटल 5 टाइप्स ऑफ यहाँ पे एयर सैक प्रेजेंट है। 4 पेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड में सिर्फ इंटरक्लेविकुलर, पेयर्ड में सर्वाइकल, एंटीरियर थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक और एब्डोमिनल, जो डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ये इंटरक्लेविकुलर है, ये सर्वाइकल है दोनों, ये एंटीरियर थोरेसिक है, ये पोस्टीरियर थोरेसिक और ये एब्डोमिनल एयर सैक। अब मैंने आपको बताया था इनके अंदर डबल रेस्पिरेशन। क्या सिस्टम होता है डबल रेस्पिरेशन का, जब एयर अंदर एंटर करेगी लंग्स के अंदर, कुछ एयर तो इन ब्रोंकी नेटवर्क में चली जाएगी जो डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगी, और कुछ एयर इन एयर सैक्स के अंदर चली जाएगी जो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगी एज इट इज। जो एयर सैक के अंदर एयर पहुंच गई वो अभी एक्सचेंज नहीं हुई है, इट मीन्स इसके अंदर ऑक्सीजन है। यहाँ पे एयर एक्सचेंज हो गई है कैपिलरीज के अंदर, बट एयर सैक की वॉल नॉन वेस्कुलर है, गैसेज के लिए परमिएबल नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर एयर स्टोर होगी, एयर एक्सचेंज नहीं होगी। तो जैसे ही एक्सपीरेशन होगी, अब एयर को बाहर भेजना है एक्सपीरेशन, तो पहले लंग्स की एयर बाहर चली जाएगी। अगर लंग्स की एयर बाहर चलेगी तो लंग्स क्या हो जाएंगे, एम्प्टी। जो एयर एयर सैक से अब आएगी लंग्स की तरफ, वो इन कैपिलरीज में एंटर कर जाएगी। जो एयर सैक से आएगी वो कैपिलरीज में एंटर करी जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये अभी प्योर ऑक्सीजनेटेड एयर है, यहाँ पे अभी ऑक्सीजन है, एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर लंग्स में एंटर करेगी, यहाँ से फिर से गैसेज एक्सचेंज होगा और फिर से वो एयर आगे यहाँ से क्या कर जाएगी, बाहर चली जाएगी। मतलब एक बार तो जो लंग्स के अंदर डायरेक्ट गई एयर वो एक्सचेंज होगी, और दूसरी बार इन एयर सैक से जो एयर बाहर निकलेगी वो भी लंग्स के अंदर जाएगी, वो भी एक्सचेंज होगी। दैट्स व्हाई डबल रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के टाइम भी गैसेज एक्सचेंज और एक्सपिरेशन के टाइम भी गैसेज एक्सचेंज, डबल रेस्पिरेशन होती है यहाँ। मैकेनिज्म सिंपल है इनकी एक्सचेंज का, मैकेनिज्म में प्रोसेस भी अलग है। फ्लाइट के टाइम गैस या उसमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कुछ अलग टाइप का होता है, रेस्ट के टाइम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कुछ अलग टाइप का होता है। अगर बर्ड रेस्ट कर रहा है तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में एनर्जी यूज होगी, मीन्स उसको हम एक्टिव प्रोसेस बोलेंगे। और अगर बर्ड फ्लाइट कर रहा है तो उसमें इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में एनर्जी यूज नहीं होगी, जिसको हम पैसिव रेस्पिरेशन बोलेंगे। ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। बैठा है रेस्ट पे है तो एनर्जी यूज होगी, मीन्स एक्टिव रेस्पिरेशन। उसके अंदर वही कोस्टोपल्मोनरी मसल्स का रोल होगा, एब्डोमिनल मसल्स, कोस्टोपल्मोनरी मसल्स, उनका रोल होगा। वो रिब्स को आउटवर्ड पुल करेंगे, कैविटी का साइज इंक्रीज होगा, एयर अंदर जाएगी इंस्पिरेशन, देन रिब्स इनवर्ड जाएंगी, कैविटी का साइज डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा और एक्सपिरेशन। बट फ्लाइट के टाइम क्या होता है, फ्लाइट के टाइम जो विंग्स हैं वो विंग्स को अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, और उसी अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की हेल्प से रिब्स भी आउटवर्ड और इनवर्ड मूव करती हैं। इसका मतलब रिब्स की यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी यूज नहीं हो रही, या कोस्टोपल्मोनरी मसल्स की एनर्जी यूज नहीं हो रही, विंग्स की अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट से लंग्स को सपोर्ट मिल रही है, उनका साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कंप्लीट हुआ। किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इनका सर्कुलेटरी सिस्टम और अदर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ पूछना हो किसी ने तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो।